नमस्कार। एजुकेशन 360 डिग्री में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम जो आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं वो है राष्ट्रपति। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, किसी भी एग्ज़ाम में बैठना चाह रहे हों, पॉलिटिकल साइंस का ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर अक्सर आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या सभी तरह के एग्ज़ाम में आपसे राष्ट्रपति को लेकर किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई प्रश्न आपसे ज़रूर पूछा जाता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। आज राष्ट्रपति के बारे में जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों पर आपको डिटेल में पूरी तरह से चीज़ें समझाई जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। देखें, भारतीय संविधान का जो भाग 5 है, यहाँ ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान का भाग जो 5 है उसमें अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक संघ की कार्यपालिका का जिक्र किया गया है, उसका वर्णन किया गया है। अब ये जो संघ की कार्यपालिका है, पूरे देश के लिए जो कार्यपालिका का काम करती है, उसमें कौन कौन शामिल हैं? उसमें राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी को शामिल किया जाता है। यानी कुल मिलाकर कहने वाली बात यह है कि संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसका मंत्रिमंडल और महान्यायवादी, ये सभी लोग संघ की कार्यपालिका में शामिल होते हैं और पूरे देश के लिए कार्यपालिका का कार्य करते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 53 में, आर्टिकल याद रखिएगा आप, अनुच्छेद 53 ये कहता है, भारत का जो संविधान है उसका अनुच्छेद 53 ये कहता है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। कहने का अर्थ यह है कि भारत की जो संघ के लिए, पूरे देश के लिए जो कार्यपालिका का काम कर रही है, उसकी जो शक्तियां हैं वो पूरी की पूरी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। तो ये अनुच्छेद 53 कहता है। इसके बाद देखें, राष्ट्रपति पद के लिए कुछ योग्यताएं होना बहुत ज़रूरी है। राष्ट्रपति पद के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में कुछ योग्यताओं का जिक्र किया गया है। यदि व्यक्ति के पास वो योग्यताएं होती हैं, वो निर्धारित योग्यताएं होती हैं किसी व्यक्ति के पास, तो वो राष्ट्रपति पद के लिए योग्य होता है और राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। तो जिक्र करते हैं कि राष्ट्रपति पद के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में कौन कौन सी योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। देखें, सबसे पहला जो योग्यता का कॉलम है उसमें जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, जो भी उम्मीदवार बनना चाहता है राष्ट्रपति के लिए, उसको भारत का नागरिक होना आवश्यक है। यदि भारत का नागरिक नहीं होगा तो राष्ट्रपति पद के लिए वो एलिजिबल नहीं है, वो योग्य नहीं है, राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता है। यानी कहने का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा सिर्फ वही राष्ट्रपति पद के लिए योग्य होगा, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ पाएगा। ऐसा अनुच्छेद 58 में कहा गया है। इसके बाद अगली जो योग्यता है वो ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव लड़ना चाहता है, राष्ट्रपति बनना चाहता है, तो उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। यानी 35 वर्ष की आयु यदि कोई व्यक्ति पूरी कर लेता है, पूरी कर चुका है, तो वह राष्ट्रपति पद के लिए पूरी तरह से योग्य है और राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकता है। अगली योग्यता यह कहती है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए, बनने के लिए जो योग्यताएं हैं वो सारी योग्यताएं उस व्यक्ति में होने चाहिए। यानी पागल दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो। अब ये लाभ का पद क्या है? देखें, अंत में ये कहा गया है कि संघ या राज्य सरकार में या किसी स्थानीय प्राधिकरण में या सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद क्या है? लाभ के पद में वर्तमान समय में यदि कोई राष्ट्रपति है और वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है दोबारा से, तो इसे हम लाभ का पद नहीं मान सकते। साथ ही साथ यदि कोई उपराष्ट्रपति है और वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति के तौर पर वो कार्य कर रहा है और राष्ट्रपति के चुनावों में उम्मीदवार बनना चाहता है, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में वो योग्य है, इसे लाभ का पद नहीं माना गया है। साथ ही साथ राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं या सेंटर गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स होते हैं, उन्हें लाभ का पद नहीं माना गया है। तो कहने वाली बात यह है, आप ध्यान रखिए कि राष्ट्रपति, वर्तमान समय में जो राष्ट्रपति कार्य कर रहे हैं, वो उपराष्ट्रपति के पद पर जो कार्य कर रहे हैं वो
राज्यों के जो राज्यपाल के पद पर कार्य कर रहे हैं वो, साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर गवर्नमेंट के पदों पर जो मंत्री कार्य कर रहे हैं, इन सभी पदों को लाभ के पद से बाहर रखा गया है, लाभ के पद के दायरे से बाहर रखा गया है। तो ये सभी योग्यताएं किसी भी व्यक्ति में होनी चाहिए जिसे राष्ट्रपति चुनाव लड़ने हैं, उसमें अगर ये निर्धारित योग्यताएं हैं तो वो राष्ट्रपति पद के लिए पूर्ण रूप से योग्य है और वो राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन साथ ही साथ कुछ और कंडीशंस भी हैं। राष्ट्रपति चुनावों के लिए जब नामांकन होता है तो उम्मीदवार के पास कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। यदि जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में खड़ा होना चाहता है, 50 प्रस्तावक नहीं है, 50 अनुमोदक नहीं है, संख्या प्रस्तावकों की और अनुमोदकों की कम है, तो ऐसी स्थिति में वो चुनाव नहीं लड़ सकता, नामांकन नहीं करा सकता अपना। यदि नामांकन कराना है तो ऐसी स्थिति में कम से कम उम्मीदवार के पास 50 प्रस्तावक हों और 50 अनुमोदक हों। यदि ऐसा है तो वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना नामांकन करा सकता है। नामांकन करा लिया, चुनाव भी हो गए। अब चुनाव में यदि जितने वोट डाले गए हैं, जितने मत पड़े हैं, उसका 1/6 भाग यदि कोई उम्मीदवार नहीं प्राप्त कर पाता, यदि कोई उम्मीदवार टोटल जितने वोट राष्ट्रपति पद के लिए पड़े हैं, जितने मत पड़े हैं, उनका 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता, तो ऐसी स्थिति में उसकी जो जमानत राशि है वो चुनाव आयोग के द्वारा जब्त कर ली जाती है। इसके अलावा जब राष्ट्रपति का कोई कार्यकाल जो है जब धारण कर लेता है, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर जब बन जाता है, तो उस समय से लेकर, जब भी वो राष्ट्रपति बना है, उस समय से लेकर 5 साल तक, पूरे 5 वर्ष तक वह अपने पद पर रह सकता है। लेकिन अनुच्छेद 56 में, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56 ये कहता है कि जब तक कोई उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले, तब तक वर्तमान राष्ट्रपति अपने पद पर बना रह सकता है। यानी अनुच्छेद 56 ये कहता है कि यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल जो 5 वर्ष है और वो 5 वर्ष का टाइम भी पूरा हो चुका है, दूसरा राष्ट्रपति जिसका चुनाव हुआ है वो पद पर अभी नहीं आ पाया है, पद पर नियुक्त नहीं हो पाया, तब तक वर्तमान राष्ट्रपति जो है वो पद पर बना रहेगा। यदि 6 महीने के अंदर इलेक्शन नहीं होते हैं किसी कारण से, और उस समय पर ये एक गैप ना आ जाए, राजअंतराल ना आ जाए, इस गैप से बचने के लिए, इस तरह की पोजीशन से बचने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 में ये बात कही गई है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष जरूर है, लेकिन राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक अगला राष्ट्रपति उस पद को ग्रहण ना कर ले। इसके बाद राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, वो निर्वाचन अनुच्छेद 54 में एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 54 है वो राष्ट्रपति के चुनावों के लिए एक निर्वाचन मंडल की बात करता है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल करेगा। और उस निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होगा? देखें, सबसे पहले संसद के दोनों सदनों के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा, इनके जितने चुने गए सदस्य हैं, ये निर्वाचित सदस्यों का जिक्र किया जा रहा है। ध्यान रखिए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सिर्फ निर्वाचित सदस्य जो हैं राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, उसके निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। जितने भी राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, वो राष्ट्रपति के चुनावों में पार्टिसिपेट नहीं करते, राष्ट्रपति के चुनावों में भाग नहीं लेते हैं। ऐसा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54 कहता है। इसके अलावा राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिए निर्वाचन मंडल में और भी लोग शामिल होते हैं। उनमें राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यहाँ भी ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मनोनीत सदस्य हैं वो बाहर हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन से। उनमें राष्ट्रपति के जो इलेक्शन होते हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं मनोनीत सदस्य। यानी
संसद के जो दोनों सदन हैं उनके निर्वाचित सदस्य और राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उन राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 54 एक तीसरे प्रकार के सदस्यों की भी बात करता है, यानी केंद्र शासित जो प्रदेश हैं। भारत में संसद के दोनों जो सदन हैं, लोकसभा राज्यसभा, इनके निर्वाचित सदस्य, जितने राज्य हैं उनकी विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य और साथ ही साथ केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनकी विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं और राष्ट्रपति के निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, मत डालने की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। ऐसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में व्यवस्था की गई है। तो ये राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित निर्वाचन मंडल था। उम्मीद कर रहा हूँ कि निर्वाचन मंडल के बारे में अनुच्छेद 54 में जो जिक्र किया गया है वो आपको समझ आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल होता है, राष्ट्रपति का जो चुनाव करने वाला एक मंडल होता है कि राष्ट्रपति के चुनावों में कौन कौन वोट डालेगा। इसमें 3 तरह के लोग शामिल हैं। पहला, संसद के जो दोनों सदन हैं उनके निर्वाचित सदस्य, यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के जो वोट होते हैं, राष्ट्रपति के इलेक्शन जो होते हैं उसमें वोट डालने का काम करते हैं। इसके अलावा राज्य जितने हैं भारत के अंदर, उनकी विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, वोट डालते हैं। साथ ही साथ जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं और वोट डालते हैं। यहाँ तीनों जगह से जो मनोनीत सदस्य हैं उनको राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया से, वोट डालने की प्रक्रिया से, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। ये बात आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन को लेकर, निर्वाचन मंडल को लेकर अक्सर किसी ना किसी एग्ज़ाम में कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछा जाता है। कई बार तो डायरेक्ट ही आपसे पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। तो आप यहाँ ये बात ध्यान रखिए। आपको आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, कौन कौन लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट डालते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखें, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो किस तरीके से होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है और इसमें जो राज्यों की विधानसभाएं हैं उनके विधायकों के मतों का एक मूल्य निकाल लिया जाता है। उसमें क्या किया जाता है, राज्य की जो कुल जनसंख्या है, देखिए आप ध्यान देंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि जो राज्य की कुल जनसंख्या है इसे विधानसभा के जो निर्वाचित कुल सदस्य हैं इससे भाग कर दिया जाता है और उसे 1/1000 से गुणा कर दिया जाता है और जो वैल्यू आती है वो एक विधायक के मत का मूल्य कहलाता है। एक विधायक के मत का मूल्य कहलाता है। इसके बाद एक सांसद जो होता है, एक संसद का जो सदस्य होता है, उसके मतों का भी मूल्य निकाला जाता है। उसके मतों का मूल्य निकालने के लिए क्या फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। देखें, सभी राज्यों के जो विधायकों के मतों का मूल्य होता है उन्हें प्लस कर लिया जाता है और संसद के निर्वाचित सदस्यों की जो कुल संख्या होती है उतने सदस्यों की कुल सदस्य संख्या से उसे भाग कर दिया जाता है और फिर जो वैल्यू आती है उसे हम एक सांसद के मत का मूल्य कहते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के इलेक्शन में जो उम्मीदवार खड़े होते हैं उन्हें एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है विजयी घोषित होने के लिए। विजय प्राप्त करने के लिए एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है। निश्चित मतों के भाग को कैसे निकालते हैं, जितने भी वैलिड वोट पड़े हैं, कुल वैध मत, उसे भाग किया जाता है जितने लोगों का चुनाव होना है। यहाँ देखिए भाग किससे कर रहे हैं हम, 1+1 से। 1+1 का मतलब यहाँ कुल वैध मत
इसे भाग किया जाता है 1+1 से, यानी हमारे यहाँ राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है तो एक राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, यानी एक सदस्य का चुनाव होना है, एक राष्ट्रपति का चुनाव होना है, तो एक राष्ट्रपति प्लस उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाता है, जितने उम्मीदवार की संख्या है उसमें एक ऐड कर दिया जाता है, जितने विजयी होने हैं उसमें से एक एक्स्ट्रा ऐड होना है। यानी हमारे यहाँ यदि राष्ट्रपति का चुनाव होना है तो एक राष्ट्रपति हमारे यहाँ बनेंगे और उसमें एक ऐड कर दिया जाएगा, और उसके बाद उसमें एक और ऐड किया जाएगा, तो जो वैल्यू आएगी उतने वोट किसी भी उम्मीदवार को विजयी घोषित होने के लिए प्राप्त करने होंगे। और मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व की जो प्रणाली है और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली जो है उसके द्वारा होता है। और इस प्रणाली का जिक्र कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा, राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा, चुनने का जो उसका तरीका होगा, वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होगा, ऐसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में जिक्र किया गया है। ऐसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में कहा गया है। तो आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, उसमें तरीके का वर्णन किया गया है, ऐसा अनुच्छेद 55 में जिक्र किया गया है। अब जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो उसके बाद राष्ट्रपति के इलेक्शन के समय क्या होता है, इलेक्शन का जब टाइम आता है तो हर निर्वाचक मंडल का जो सदस्य होता है, निर्वाचक मंडल में हम जिक्र कर चुके हैं कि संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य प्लस केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, वो सब वोट डालने आते हैं। उन्हें एक मत पत्र दिया जाता है, बैलेट पेपर दे दिया जाता है, और बैलेट पेपर में वोट डालते समय ये प्रत्येक सदस्य क्या करता है, जितने उम्मीदवार खड़े हैं, मान लीजिए 3 उम्मीदवार राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हैं, तो तीनों उम्मीदवारों के सामने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की प्रेफरेंस दे सकते हैं। यानी उम्मीदवार मान लीजिए एक्स है, किसी की प्रेफरेंस 1 बनती है, वो ये चाहता है कि मेरी चॉइस तो मिस्टर एक्स जो हैं वो फर्स्ट प्रेफरेंस पर आए, मेरे हिसाब से उन्हें राष्ट्रपति बनना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो बाकी के 2 कैंडिडेट बचे, उन दोनों में से अब वरीयता किसे देंगे, अब वो किसे चाहते हैं उन दोनों में से प्रेफरेंस देना, कि यदि फर्स्ट नहीं बनते तो सेकंड नंबर पर कौन बनेंगे, सेकंड नंबर पर अपनी प्रेफरेंस दे देंगे मिस्टर वाई को। इसके बाद मिस्टर जेड हैं तो उन्हें वो प्रेफरेंस दे देंगे थर्ड नंबर की। तो जो निर्वाचक मंडल होता है उसे एक बैलेट पेपर दिया जाता है, मतपत्र दिया जाता है, और वोट डालते समय ये जितने भी सदस्य होते हैं ये उम्मीदवारों के नाम के आगे अपनी वरीयता दे देते हैं, 1, 2, 3 के हिसाब से अपनी प्रेफरेंस दे देते हैं कि सबसे ज़्यादा अच्छा उन्हें उम्मीदवार जो लग रहा है, राष्ट्रपति पद के लिए योग्य लग रहा है, उसे वोट डालते हैं 1 में। फिर उससे कम प्रेफरेंस जिसे देते हैं उसे 2 में डाल देते हैं, फिर उससे कम की प्रेफरेंस जिसे देते हैं वो 3 में डाल देते हैं। तो ये वरीयता क्रम में वोट डाल दिया जाता है। अब बात आती है वोटों की गिनती की। फर्स्ट राउंड की वोटिंग की गणना होती है, मतों की गणना होती है, और मैंने जैसा कि आप लोगों को एक फॉर्मूला बता दिया था कि हर उम्मीदवार को जीतने के लिए एक निर्धारित कोटा प्राप्त करना होता है, और उस कोटे में जितने भी वैलिड वोट पड़े हैं वो उसे भाग किया जाता है। जितने उम्मीदवारों का चुनाव होना है, यानी राष्ट्रपति पद पर एक व्यक्ति का चुनाव होना है तो 1 प्लस उसमें 1 और ऐड किया जाता है, यानी नीचे भाग करते समय कुल वैध मतों को 2 से भाग करते हैं और उसके बाद जो संख्या आती है उसमें 1 प्लस कर देते हैं, तो वो निश्चित कोटा हो जाता है। उस कोटे को प्राप्त करने तक मतों की गणना होती है। और फर्स्ट चरण में क्या होता है, फर्स्ट चरण में जो मतों की गणना होती है, यदि कोई जो उम्मीदवार है, जो व्यक्ति खड़ा हुआ है राष्ट्रपति के चुनाव में, उसे निर्धारित कोटा फर्स्ट चरण में मिल गया है काउंटिंग में, तो ठीक है, उसे उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया जाएगा। नहीं अगर प्राप्त कर पाता तो यहाँ थोड़ी टिपिकल तरीका इस्तेमाल किया जाता है और वहाँ पर मतों के स्थानांतरण की, ट्रांसफ़र करने की, वोटों को ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब देखें, ध्यान से देखिएगा कि ये जो वोटों को ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया है वो कैसे अपनाई जाती है। अब फर्स्ट जो वरीयता के न्यूनतम
जो मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार है, मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि मिस्टर एक्स, वाई और जेड तीन उम्मीदवार हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हुए हैं। इसमें मिस्टर जेड को सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट प्राप्त हुए, तो मिस्टर जेड को बाहर निकाल दिया जाएगा अगले राउंड की वोटिंग से, और इनके फर्स्ट जो वरीयता है इसको मतों को कैंसिल करके सेकंड जो इसकी प्रेफरेंस दी गई है इनको, मिस्टर जेड को जो सेकंड प्रेफरेंस के वोट पड़े हैं, उन सारे सेकंड वोटों के प्रेफरेंस को मिस्टर एक्स और वाई के अंदर बांट दिया जाएगा, स्थानांतरित कर दिया जाएगा। और ये पूरी प्रक्रिया तब तक चलती रहती है, वोटों की काउंटिंग, इस मतों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को अपनाकर तब तक की जाती है जब तक राष्ट्रपति के उम्मीदवारों में से कोई एक निर्धारित कोटा प्राप्त ना कर ले जितना कि जीतने के लिए आवश्यक है, जैसा कि मैंने फॉर्मूले में आप लोगों को बताया। तो ये राष्ट्रपति के निर्वाचन का पूरा प्रोसेस था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को पूरी तरह से राष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पर। देखें, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसके बारे में जिक्र करता है। यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आपको आर्टिकल 61 याद रखना है। यदि आपसे किसी भी कंपटीशन में ये पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो यहाँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 61 के अंदर वर्णित की गई है, उसमें वर्णन किया गया है। देखें, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण हो सकता है, उसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता। यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है, संविधान के अनुरूप अपना कार्य नहीं करता है, तो सिर्फ ऐसी स्थिति में ही राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है और महाभियोग की प्रक्रिया को चलाकर उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। तो जिक्र करते हैं कि ये महाभियोग की प्रक्रिया किस तरीके से चलती है। देखें, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जानी है तो ज़रूरी नहीं है कि वो पहले लोकसभा में ही पेश हो गई महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग से संबंधित विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही आएगा पहले, ऐसा नहीं है। राज्यसभा से भी वो शुरू हो सकता है और लोकसभा से भी शुरू हो सकता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का जो आरोप है वो संसद के किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है, चाहे लोकसभा से चाहे राज्यसभा से। तो ऐसा विधेयक जो है वो संसद के किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है। अब होगा क्या, यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाना है और उससे पहले संविधान का उल्लंघन करने के आरोप जो हैं वो आरोप राष्ट्रपति के ऊपर लग चुके हैं, तो अब ऐसी स्थिति में होगा क्या कि जिस सदन ने ये आरोप लगाए हैं कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है, वो सदन, उस सदन के 1/4 सदस्य, जितना टोटल नंबर ऑफ सदन के जो सदस्य हैं उन टोटल नंबर का 1/4, 1/4 जो सदस्य हैं वो हस्ताक्षर कर कर एक ऐसा प्रतिवेदन देंगे और साथ ही साथ राष्ट्रपति को उस आरोप का 14 दिन पहले नोटिस देंगे कि हम आप पर ये आरोप लगाते हैं कि आपने संविधान का उल्लंघन किया है और आप पर महाभियोग की प्रक्रिया 14 दिन के बाद शुरू की जाएगी। तो यहाँ राष्ट्रपति को, यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना है तो उसके लिए जिस सदन के सदस्यों ने आरोप लगाया है उसके 1/4 सदस्य हस्ताक्षर कर कर राष्ट्रपति को एक 14 दिन पहले नोटिस देंगे, उसके बाद ही उन आरोपों पर सदन के अंदर कार्यवाही शुरू होगी। और देखें, जब ये किसी भी सदन में पहुंच जाता है तो महाभियोग का प्रस्ताव उस सदन में पास होने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए होता है। यानी महाभियोग का जो प्रस्ताव है उस पर यदि 2/3 बहुमत प्राप्त हो जाता है उस प्रस्ताव पर, यानी जितने वोट पड़ रहे हैं उसमें 2/3 बहुमत जो है ये साबित हो जाता है कि महाभियोग का प्रस्ताव ठीक है, तो उसे फिर वहाँ से पास होना समझा जाता है। ऐसा मान लिया जाता है कि महाभियोग का जो प्रस्ताव लाया गया था इस सदन में वो अब
पारित हो चुका है वो अब सफल हो चुका है और उसको पारित होने के बाद दूसरे सदन में भेजा जाता है। मान लेते हैं कि महाभियोग का जो प्रस्ताव था वो पहले लोकसभा में आ गया और वहाँ 2/3 बहुमत से वो पारित भी हो गया। अब दूसरे सदन में यानी राज्यसभा के अंदर वो प्रस्ताव जाएगा और राज्यसभा में जाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि वहाँ भी इस आरोप पत्र पर, इस प्रस्ताव पर, महाभियोग का जो प्रस्ताव लाया गया था लोकसभा के अंदर, वहाँ से वो 2/3 बहुमत के साथ पारित हो गया। अब दूसरे सदन के अंदर भी उसे 2/3 बहुमत चाहिए होता है और मान लेते हैं कि राज्यसभा में भी महाभियोग प्रस्ताव पर 2/3 वोट पड़ जाते हैं और 2/3 बहुमत से वो प्रस्ताव जो है वहाँ पारित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को उस विधेयक के पारित होने की डेट से ही, उस तिथि से ही अपने पद से हटना होगा। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि राष्ट्रपति पर ये जो महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है, इस पूरी प्रक्रिया में उपस्थित होने का, साथ ही साथ अपना प्रतिनिधित्व करने का, अपनी सफाई देने का भी पूरा पूरा अधिकार होता है। ऐसा नहीं है कि संसद के किसी भी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव आया और वो पारित भी हो गया, दूसरे सदन में वो प्रस्ताव आया, वहाँ भी पारित हो गया तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। यहाँ महाभियोग प्रस्ताव पर राष्ट्रपति अपनी उपस्थिति भी दर्ज करता है जब सदन में कार्यवाही चल रही होती है और साथ ही साथ यदि उसे अपना पक्ष रखना होता है, अपना प्रतिनिधित्व रखना होता है, तो उसे पूरा पूरा हक है कि अपने ऊपर लगाए गए महाभियोग पर, अपने ऊपर लगाई गई महाभियोग की प्रक्रिया पर वो अपना एक्सप्लेनेशन रखे, अपना प्रतिनिधित्व करने का उसे पूरा अधिकार होता है। इसके बाद राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया पूरी होने के बाद आइए चर्चा कर लेते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है। देखें, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार हो गया है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन गया है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल का जिक्र भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो यहाँ अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल का जिक्र करता है और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। नॉर्मली राष्ट्रपति का पद जो है वो 5 वर्ष के लिए निर्धारित है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष तक रहेगा, लेकिन यदि 5 साल से पहले राष्ट्रपति का जो पद है उसकी मृत्यु के कारण, उसके त्यागपत्र के कारण या उस पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाकर उसे निष्कासित कर दिया गया है या अन्य किसी कारण से, या अन्य कोई ऐसी वजह हो सकती है जिसकी वजह से राष्ट्रपति का पद जो है वो खाली हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो खाली होने से लेकर 6 महीने के अंदर ही कराना अनिवार्य है। यानी राष्ट्रपति का पद जिस दिन खाली हुआ है उसके अगले 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव करा दिए जाएंगे और राष्ट्रपति के चुनाव कराने के बाद नए राष्ट्रपति को उसका पद, उसका कार्यभार सौंप दिया जाएगा। ऐसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 में जिक्र किया गया है। उम्मीद करता हूं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया और राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है आपको बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। सबसे पहले हम राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति को जो कार्यकारी शक्तियां प्राप्त हैं उन पर हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखें, भारत सरकार के जितने भी शासन संबंधी कार्य हैं, जो भी भारत सरकार शासन संबंधी कार्य करती है, वो सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। चाहे असल में प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल ही वो शासन चलाता है, शासन संबंधी सारे कार्य करता है, लेकिन भारत सरकार के जो भी ये शासन संबंधी कार्य हैं उनको राष्ट्रपति के नाम पर किया जाता है। और साथ ही साथ राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों में एक बात और शामिल है कि राष्ट्रपति इस प्रकार के नियम बना सकता है ताकि उसके नाम पर जो आदेश दिए जाते हैं वो वैलिड हो सकें और उनको वैलिडिटी प्रदान करने के लिए वो इस प्रकार का कोई भी नियम बना सकता है, कोई भी नियम राष्ट्रपति तैयार कर सकता है। इसके बाद राष्ट्रपति की जो अगली कार्यकारी शक्ति है वो है वह ऐसे नियम भी बना सकता है जिससे केंद्र सरकार
आसानी से काम कर सके, वो आसानी से कार्य कर सके, तथा उसके जो मंत्री हैं, उसका मंत्रिमंडल है, उनको कार्य जो है वो बहुत आसानी से, उनका कार्यभार जो है वो बहुत आसानी से प्राप्त हो सके। इस प्रकार के नियम बनाने का काम राष्ट्रपति को होता है और ये राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों में शामिल है। इसके बाद देखिए, प्रधानमंत्री और उसके जो मंत्री हैं उनकी नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। देखें, जब भी इलेक्शंस के अंदर जो पार्टी मैंडेट प्राप्त करती है, जिसे बहुमत प्राप्त होता है, वो अपने बहुमत प्राप्त दल का नेता चुनते हैं, जिसे हम आज के समय में प्रधानमंत्री के नाम से जानते हैं। और प्रधानमंत्री अपनी मदद के लिए विभिन्न विभागों को कार्यभार संभालने के लिए, विभिन्न विभागों को कार्य करने के लिए एक एक मंत्री की नियुक्ति करता है और अपने मंत्रिमंडल में कुछ लोगों को शामिल करता है। तो प्रधानमंत्री और जो अन्य मंत्री होते हैं सरकार के, उनको नियुक्त करने की पावर राष्ट्रपति के पास होती है और ये सभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करते हैं। जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होती है तब तक ये कार्य करते हैं। यदि प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल संसद में अपना बहुमत खो दे तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति उन्हें कार्यमुक्त कर सकता है। इसके बाद देखिए, कार्यकारी शक्तियों में क्या शामिल है। राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है और उसके सभी प्रकार के वेतन भत्ते, इनका निर्धारण करने का जो कार्य है वो राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो राष्ट्रपति की जो कार्यकारी शक्तियां हैं उसमें महान्यायवादी की नियुक्ति भी शामिल है और उसके वेतन भत्तों को निर्धारित करने का कार्य भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। इसके बाद देखिए, इन सभी की नियुक्ति के बाद, भारत के प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल के लोगों को नियुक्ति करने के बाद, महान्यायवादी की नियुक्ति करने के बाद कुछ अन्य लोगों को भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है। इन अन्य लोगों में कौन कौन शामिल है? भारत के महानियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक जो हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और साथ ही साथ चुनाव आयोग में अन्य जो 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, उनकी नियुक्ति करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को होता है। इसके अलावा यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग के जितने अध्यक्ष सदस्य होते हैं और अध्यक्ष जो हैं यूपीएससी के, उनकी नियुक्ति करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को होता है। देखें, इसके अलावा जो राज्य हैं, भारत के जितने भी राज्य हैं, उन सभी राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। हालांकि देखें, राज्यों के जो राज्यपाल हैं वो केंद्र सरकार के एक एजेंट की भूमिका निर्वहन करते हैं, एजेंट की भूमिका निभाते हैं, लेकिन उन्हें नियुक्त करने का, उनकी नियुक्ति का जो अधिकार प्राप्त है वो राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। इसके अलावा वित्त आयोग, जिसका वर्णन आर्टिकल 280 के अंतर्गत किया गया है, जो प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति के द्वारा निर्मित किया जाता है, उस वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति की होती है। तो ये राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां हैं। इसके अलावा देखें, वह राष्ट्रपति केंद्र के जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं, केंद्र सरकार के जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं और विधायिका संबंधी जो प्रस्ताव है, उनकी जानकारी प्रधानमंत्री से मांग सकता है कि भाई केंद्र सरकार किस प्रकार के प्रशासनिक कार्य कर रही है और उसके विधायिका के जो प्रस्ताव हैं, उन सब की जानकारी प्रधानमंत्री से मांग सकता है। तो ये भारत के कार्यकारी जो शक्तियां हैं उसमें शामिल है, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों में ये बात शामिल है। इसके अलावा देखें, भारत के राष्ट्रपति को जो अगली कार्यकारी शक्ति प्राप्त है वो है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से किसी भी ऐसे निर्णय पर प्रतिवेदन भेजने के लिए कह सकता है जो किसी मंत्री ने तो ले लिया है लेकिन पूरी मंत्रिपरिषद ने उसका अनुमोदन नहीं किया हो। मान लेते हैं कोई एक ऐसा मंत्री है जिसने किसी प्रतिवेदन पर कोई निर्णय लिया है, लेकिन पूरी मंत्रिमंडल ने, पूरी मंत्रिपरिषद ने उस पर अपना अनुमोदन नहीं दिया है, उस पर अपना यस नहीं कहा है, उसमें अपना हाँ नहीं कही है उस प्रतिवेदन पर। तो ऐसे निर्णय पर प्रतिवेदन भेजने के लिए कह सकता है कि भाई बताओ जरा मुझे कि ऐसा कौन सा प्रतिवेदन है जिस पर, ऐसा कौन सा निर्णय है जिस पर किसी मंत्री ने तो निर्णय ले लिया है लेकिन पूरी जो मंत्रिपरिषद है उसने इसका अनुमोदन नहीं किया है। इसके बाद SC ST और जो अन्य पिछड़ा वर्ग है,
इन लोगों के लिए एक आयोग की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। ये राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां थीं। इसके अलावा वह किसी भी अनुसूचित क्षेत्र को, किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है और साथ ही साथ राष्ट्रपति को अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन की जो शक्तियां प्राप्त हैं वो बहुत ही अहम शक्तियां हैं। तो इस प्रकार राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों में ये शक्ति भी शामिल है कि राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, साथ ही साथ अनुसूचित क्षेत्रों का जो प्रशासन है वो सीधे सीधे राष्ट्रपति के हाथ में होता है। इसके बाद देखिए कि जितने भी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन प्रदेशों में प्रशासन जो है सीधे राष्ट्रपति संभालता है। लेकिन संभालता कैसे है? केंद्र शासित प्रदेशों में वो अपने द्वारा कुछ प्रशासकों की नियुक्ति करता है, कुछ लोगों की नियुक्ति करता है और वो लोग डायरेक्ट राष्ट्रपति के अंडर रहते हुए वहाँ का प्रशासन संभालते हैं। ये देखिए जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें उपराज्यपाल की नियुक्ति जो की जाती है उसी प्रशासक के हक से की जाती है, उसी प्रशासक के तौर पर की जाती है जिसका हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं। चाहे दिल्ली हो, पौंडीचेरी हो, इन सभी जगहों पर प्रशासक की जो नियुक्ति की जा रही है, उपराज्यपाल की जो नियुक्ति की जा रही है राष्ट्रपति के द्वारा, वो सिर्फ इसी उद्देश्य से की जा रही है क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों में जो प्रशासन संभालने की जिम्मेदारी होती है राष्ट्रपति की स्वयं की होती है और राष्ट्रपति डायरेक्ट उस प्रशासन को संभालता है। ये सभी पावर्स जो हैं राष्ट्रपति की कार्यकारी पावर्स थीं, कार्यकारी शक्तियां थीं। आइए अब जिक्र कर लेते हैं कि राष्ट्रपति को कौन कौन सी विधायी शक्तियां प्राप्त हैं। विधायी शक्तियों में देखें, कानूनी शक्तियों में कुछ कानूनी शक्तियां जो उसे प्राप्त हैं, विधायी शक्तियां। सबसे पहली जो विधायी शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है वो यह है कि राष्ट्रपति संसद की बैठकों को बुला सकता है, उन्हें कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है। साथ ही साथ लोकसभा को विघटित करने का जो हक है वो राष्ट्रपति को है। तो देखिए यहाँ तीन अलग अलग बातें आपके लिए हैं कि संसद की जो बैठक है वो बुलाने का काम राष्ट्रपति का है। संसद की बैठकों को कुछ समय तक किसी कारणवश अगर यदि संसद को कुछ समय के लिए स्थगित किया जाना है, उसमें कोई अड़चन आ रही है, किसी प्रकार का कोई समस्या आ रही है, तो उसे कुछ समय के लिए, संसद को कुछ समय के लिए स्थगित करने का जो अधिकार है वो भी राष्ट्रपति को है। साथ ही साथ लोकसभा का अगर विघटन करना है, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल यदि लोकसभा में बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं या ऐसी स्थिति आ जाती है कि अपना बहुमत लोकसभा के अंदर सरकार खो देती है, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा को विघटित करने का, लोकसभा को भंग करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में शामिल है। इसके अलावा देखिए हर चुनाव के बाद, हर आम चुनाव के बाद, हर लोकसभा चुनावों के बाद और साथ ही साथ हर साल जब भी संसद का प्रथम अधिवेशन होता है तो उस समय राष्ट्रपति उस प्रथम अधिवेशन को संबोधित करने की शक्ति रखता है, वो उसे संबोधन कर सकता है उस प्रथम अधिवेशन के अंदर। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति संसद में यदि किसी भी प्रकार का कोई ऐसा विधेयक है जो बहुत समय से लंबित पड़ा हुआ है, जिस पर किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं हुआ है, तो इस संबंध में राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है और ये कह सकता है कि भाई जरा मुझे इस प्रकार की जानकारी दो कि ये विधेयक जो लंबित है, इस विधेयक पर संसद किस प्रकार की कार्यवाही कर रही है और क्या इस पर डिसीजन लिया जा रहा है या क्या कार्य उस पर हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस प्रकार की जानकारी लेने का राष्ट्रपति को पूरा पूरा हक होता है और ये राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में शामिल है। आइए अगली शक्ति की चर्चा करते हैं। देखें भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 80 है, यहाँ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 किस चीज़ से संबंधित है, राष्ट्रपति की किस शक्ति से संबंधित है। तो देखें अनुच्छेद 80 में राष्ट्रपति की एक शक्ति, बहुत अच्छी पावर जो है वो यहाँ डिस्कस की गई है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो मनोनयन करता है, मनोनीत करता है, वो अंडर आर्टिकल 80 करता है।
तो ये राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में शामिल है कि राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाना होता है वो अनुच्छेद 80 के तहत, आर्टिकल 80 के तहत किया जाता है। इसके बाद राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में ये शामिल है यदि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, देखिए यहाँ ध्यान दें कि लोकसभा के अध्यक्ष का पद खाली है, लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद खाली है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकता है, लोकसभा के किसी भी सदस्य को उसके सदन की अध्यक्षता सौंप सकता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम के पर्पस से तैयार होता है। यदि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति किसको उस सदन की, लोकसभा की अध्यक्षता सौंपता है। तो यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि यदि ऐसी पोजीशन है, ऐसी स्थिति आ जाती है जब लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष ये दोनों ही पद खाली पड़े हों, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति लोकसभा के किसी भी सदस्य को उस सदन की अध्यक्षता, लोकसभा की अध्यक्षता सौंप सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विधायी शक्ति है राष्ट्रपति की। और इसी शक्ति से जुड़ी हुई अगली शक्ति राष्ट्रपति की है, यदि सेम पोजीशन जैसी लोकसभा में थी कि अध्यक्ष का पद खाली है, उपाध्यक्ष का पद खाली है, तो राष्ट्रपति लोकसभा के किसी भी सदस्य को सदन की अध्यक्षता दे सकता है। सेम पावर राज्यसभा के मामले में भी राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रपति यदि राज्यसभा में ये पाता है कि सभापति और उपसभापति दोनों की पोजीशन खाली है, राज्यसभा में ना सभापति हैं ना उपसभापति हैं, तो ऐसी स्थिति में दोनों के पद खाली होने की स्थिति में वह राज्यसभा के किसी भी सदस्य को, वह जिस सदस्य को चाहे उस सदस्य को राज्यसभा की अध्यक्षता सौंप सकता है। तो ये विधायी शक्ति जो है राष्ट्रपति की थी। इसके अलावा राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियां हैं उसमें ये बात शामिल है कि चुनाव आयोग से वह इस प्रकार का परामर्श कर सकता है, इस प्रकार की सलाह मशवरा कर सकता है कि जो संसद के सदस्य हैं, जो सांसद हैं, उनकी अयोग्यता का कोई प्रश्न आता है तो उस पर राष्ट्रपति निर्णय लेता है। लेकिन यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपने ध्यान रखनी है कि जब सांसदों की अयोग्यता पर कोई प्रश्न है, उस पर निर्णय करता है, तो ये काम राष्ट्रपति चुनाव आयोग के परामर्श से करता है, हमेशा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के परामर्श से ही करता है। अकेला इस मुद्दे पर, इस प्रश्न पर निर्णय राष्ट्रपति नहीं लेता है। इसके बाद राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियां हैं उसमें क्या है कि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना, राष्ट्रपति की सिफारिश या आज्ञा के बिना इस प्रकार का कोई भी विशेष जो विधेयक है वो संसद में पेश नहीं किया जा सकता। कैसे जो विधेयक हैं जो बिना राष्ट्रपति की अनुमति या सिफारिश के बिना पेश नहीं हो सकते? देखिए इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, संचित निधि से खर्च किए जाने वाला कोई विधेयक हो। पहली चीज़, कौन कौन से विशेष प्रकार के विधेयक हैं? संचित निधि से खर्च किए जाने वाला कोई विधेयक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, राज्यों की सीमा में किसी प्रकार का चेंज करना है, राज्य को छोटा करना है या राज्य को बड़ा करना है या उसकी सीमा में और किसी प्रकार का परिवर्तन करना है या नए राज्यों का निर्माण करना है। तो ऐसा कोई भी विधेयक संसद में नहीं आएगा जब तक राष्ट्रपति उस पर अपनी परमिशन ना दे दे, उस पर अपनी सिफारिश ना दे दे, तब तक संसद में इस प्रकार का कोई विधेयक सामने नहीं आ सकता। संसद के अंदर राष्ट्रपति की अनुमति के बिना, राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना, राष्ट्रपति की आज्ञा या परमिशन के बिना इस प्रकार का विधेयक संसद में नहीं आ सकता कार्यवाही के लिए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जो संसद में इस प्रकार के विशेष जो विधेयक हैं, 3 तरह के विधेयक यहाँ हमने चर्चा कर ली है कि संसद संचित जो निधि है उसमें से खर्च संबंधी कोई विधेयक है, या राज्यों की सीमा में कोई परिवर्तन होना है, या राज्यों का निर्माण होना है, नए राज्य का निर्माण होना है। इन सभी विधेयकों पर यदि संसद में कार्यवाही के लिए जाते हैं तो पहले राष्ट्रपति की सिफारिश या राष्ट्रपति की परमिशन बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। देखें इसके बाद राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जब कोई विधेयक संसद के द्वारा पास किया जाता है और राष्ट्रपति के पास वो सिग्नेचर होने के लिए जाता है, तब क्या होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब संसद के अंदर कोई विधेयक पारित होता है, मान लीजिए पहले लोकसभा में पास हो गया विधेयक,
और उसके बाद राज्यसभा में गया, राज्यसभा में पे पास हो गया, तो विधेयक कानून का रूप नहीं ले लेता। विधेयक कानून का रूप कब लेता है? जब संसद के दोनों सदनों में विधेयक पारित हो गया और राष्ट्रपति के उस पर जब हस्ताक्षर हो जाते हैं, तब वो विधेयक कानून का रूप ले लेता है और वो कानून लागू होने की दिशा में आगे बढ़ता है। तो जब कभी भी ऐसा कोई विधेयक जो संसद के द्वारा पारित हो गया है, संसद के दोनों सदनों में पारित हो गया है और राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए आता है, तो अब ऐसी स्थिति में 3 तरह की अलग अलग कंडीशन बनती हैं। पहली, उस पर राष्ट्रपति क्या करता है? देखें, पहली कंडीशन में सिंपल सा वो ये करता है कि उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे दे, सिग्नेचर कर दे और एग्री करे, यस करे और उस विधेयक को कानून का रूप देकर लागू करने के लिए भेज दे। तो विधेयक पर सबसे पहले वो अपनी स्वीकृति दे सकता है। दूसरी बात यह है कि विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है। कहने का मतलब यह है कि यदि राष्ट्रपति के पास संसद से कोई विधेयक पारित होकर पहुंचता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है। यानी राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि इस विधेयक में कुछ ऐसी बात है जिसको डीप स्टडी किया जाए, थोड़ा सा स्टडी किया जाए, तो वो विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है और कह सकता है कि मैं कुछ समय के बाद इस पर स्वीकृति प्रदान कर दूंगा। और ये दूसरा पोजीशन थी राष्ट्रपति की, संसद से अगर विधेयक पारित होकर राष्ट्रपति के पास आता है तो। इसके बाद तीसरी जो पोजीशन है वो ये है कि विधेयक को संसद में पुनर्विचार के लिए लौटा दिया जाए। यानी विधेयक पर यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि इसमें कुछ अड़चन है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे अच्छा किया जा सकता है, जिसे संविधान के अनुरूप बनाया जा सकता है, लोगों की स्वतंत्रता को अधिक अच्छे तरीके से कायम किया जा सकता है उसके द्वारा, तो ऐसी पोजीशन में संसद को दोबारा से पुनर्विचार करने के लिए लौटा सकता है। कह सकता है राष्ट्रपति कि इस पर दोबारा पुनर्विचार कर लेकर आइए, इसमें देखिए दोबारा से जो कमियां हैं, खामियां हैं, उन पर दोबारा विचार करिए और उन कमियों को, खामियों को पूरा करने के बाद, हटाने के बाद इस विधेयक को दोबारा मेरे पास लेकर आइए। तो देखें, ये 3 तरह की पोजीशन बनती हैं। राष्ट्रपति के पास 3 तरह की अलग अलग शक्तियां हैं। यदि संसद में कोई विधेयक पास हो जाता है और वो राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए आता है, तो वो सबसे पहले अपनी या तो स्वीकृति दे सकता है या उसे पुनर्विचार के लिए लौटा देगा, और नहीं तो ऐसा भी कह सकता है कि मुझे कुछ समय चाहिए स्टडी के लिए, और विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है। तो ये पोजीशन थी संसद के द्वारा यदि कोई विधेयक पास होकर राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति को क्या करना होता है। राष्ट्रपति 3 प्रकार की इन शक्तियों का इस्तेमाल करता है। और इसके बाद जो पोजीशन संसद के द्वारा ये विधेयक पास होकर जब आता है राष्ट्रपति के पास, और इन्हीं शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति यदि राज्यपाल के द्वारा कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आता है, माना राज्य विधायिका ने कोई भी ऐसा कानून बनाया है और राज्यपाल के पास वो आता है परमिशन के लिए, राज्यपाल के सिग्नेचर करने के लिए आता है, और राज्यपाल को ऐसा लगता है कि भाई इस मुद्दे पर, इस विधेयक पर राष्ट्रपति की जो सलाह है, राष्ट्रपति का जो विचार है वो ले लेना चाहिए, और राष्ट्रपति को वो विधेयक राज्यपाल भेज देता है। तो ऐसी पोजीशन में भी यहाँ राष्ट्रपति के पास 3 ही शक्तियाँ प्राप्त हैं जो संसद के विधेयक पारित विधेयक के द्वारा प्राप्त थीं। यहाँ भी राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है या अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है, और नहीं तो विधेयक को दोबारा, यहाँ संसद लिख गया है गलती से, यहाँ होना चाहिए था कि राज्य की विधायिका को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन पुनर्विचार के लिए कब लौटाएगा? जब वो धन विधेयक नहीं होता। लेकिन यहाँ इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि यदि राज्य की विधायिका के द्वारा कोई बिल पास कर दिया गया है और राज्यपाल और उस पर राष्ट्रपति के विचारों के लिए उसे सुरक्षित रखता है, तो ऐसी पोजीशन में राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए राज्य विधायिका को वापस लौटा तो सकता है, लेकिन यदि दोबारा से पुनर्विचार करने के बाद दोबारा से वो विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है, तो ऐसी पोजीशन में राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं होता।
जबकि संसद के द्वारा पास किए गए विधेयक में क्या होता था, यदि राष्ट्रपति पर पुनर्विचार करने के बाद संसद ने दोबारा से अपना विधेयक राष्ट्रपति के पास भेज दिया है विचार सिग्नेचर करने के लिए, और राष्ट्रपति इस बार उसे दोबारा से अपनी स्वीकृति नहीं देता, तो 14 दिन के बाद ऐसा मान लिया जाता है कि राष्ट्रपति ने उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। तो ये राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ थीं। इसके अलावा देखें राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियों में क्या बात शामिल है। राष्ट्रपति अंडर आर्टिकल 123 अध्यादेश जारी करने की पूरी शक्ति रखता है। अब देखें ये अध्यादेश क्या होता है। यहाँ इंपॉर्टेंट बात जो थी कि अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी किया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि अनुच्छेद 123 आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। अब ये अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश एक तरह से टेम्परेरी कानून है। जब संसद के दोनों सदन ना चल रहे हों और किसी कानून की बहुत आवश्यकता है, उस समय राष्ट्रपति एक टेम्परेरी टाइप का कानून, अध्यादेश जिसे कहा जा रहा है, अध्यादेश को जारी कर सकता है, उस टेम्परेरी कानून को जारी कर सकता है। लेकिन अब जैसे ही संसद की बैठक होगी, जब संसद की बैठक होगी तो उस बैठक के शुरू होने से 6 हफ्ते के अंदर अंदर संसद उस पर अपना अनुमोदन प्रदान करेगी। तभी उस पर अनुमोदन होने के बाद वो कानून का रूप ले लेगा। और अगर अनुमोदन नहीं होता है तो राष्ट्रपति उस अध्यादेश को किसी भी समय वापस भी ले सकता है। यानी जरूरी नहीं है कि अनुमोदन ना हो तो राष्ट्रपति उस अध्यादेश को वापस ले लेगा। यदि मान लेते हैं कि संसद का सदन अभी नहीं चल रहा है और कानून की बहुत आवश्यकता थी, तो संसद के अधिवेशन ना चलने के कारण ऐसा तो नहीं हो सकता कि कानून बनेगा ही नहीं, क्योंकि कानून तो संसद में बनेगा ना। अब कानून बन नहीं सकता लेकिन कानून की आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति आर्टिकल 123 का यूज़ करते हुए एक टेम्परेरी टाइप का कानून बनाएगा, यानी अध्यादेश बनाएगा और अध्यादेश को जारी कर देंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि 2 महीने के बाद फिर से उसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई है, तो ऐसी पोजीशन में राष्ट्रपति उस अध्यादेश को वापस ले सकते हैं कभी भी। तो ये राष्ट्रपति के पास विधायी शक्ति है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है। लेकिन बस इम्पॉर्टेंट बात आपने ये याद रखनी है कि यदि अध्यादेश जारी किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा, तो संसद की जब भी बैठक होगी, बैठक के 6 हफ्तों के अंदर अंदर संसद उस पर अपना अनुमोदन प्रदान करेगी। इसके बाद राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियां हैं उसमें महानियंत्रक और लेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट हैं, साथ ही साथ संघ लोक सेवा आयोग की जो रिपोर्ट है और वित्त आयोग की जो रिपोर्ट है, उन रिपोर्टों को संसद के सामने रखने की जिम्मेदारी जो है वो राष्ट्रपति की होती है। राष्ट्रपति को इस प्रकार की शक्ति प्रदान है कि महानियंत्रक, लेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग और वित्त आयोग जो भी रिपोर्ट्स बनाता है वो सारी रिपोर्ट्स संसद के सामने राष्ट्रपति के द्वारा रखी जाएं। ये राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां थीं जिन पर हमने चर्चा करी है। आइए चर्चा करते हैं कि राष्ट्रपति को कौन कौन सी वित्तीय शक्तियां प्राप्त हैं, राष्ट्रपति को कौन कौन सी किस किस प्रकार की वित्तीय शक्तियां प्राप्त हैं। देखें, सबसे पहले यदि कोई धन विधेयक है तो उस धन विधेयक को राष्ट्रपति सबसे पहले अपनी अनुमति देगा, उसके बाद पूर्व अनुमति देगा और उसके बाद ही संसद में उस धन विधेयक को संसद में पेश किया जाता है। लेकिन धन विधेयक, रुपए पैसे से संबंधित जो विधेयक है वो धन विधेयक कहलाता है। और ऐसा जिक्र धन विधेयक या वित्त विधेयक का जो जिक्र है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है। बहुत बार बहुत सारे एग्ज़ाम में, बहुत सारी परीक्षाओं में ये पूछा गया है कि धन विधेयक का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो यहाँ आप लोगों के लिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में, आर्टिकल 110 में धन विधेयक या वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल का जिक्र किया गया है। और जब कभी भी धन विधेयक की बात आएगी और वो संसद में पेश किया जाना होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पॉसिबल है। यदि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति नहीं है धन विधेयक पर तो वो संसद में पेश नहीं होगा। इसके बाद देखें, जो वार्षिक बजट होता है, वार्षिक लेखा जोखा जो होता है, यानी जिसे हम सेंट्रल बजट के नाम से जानते हैं, उसको संसद के सामने रखने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति को होती है।
जो वित्तीय विवरण होता है, पूरे साल का लेखा जोखा जो होता है, केंद्रीय बजट के रूप में सरकार जो केंद्रीय बजट बनाती है उसको संसद के सामने रखने का अधिकार, संसद के सामने रखने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। इसके अलावा यदि किसी भी प्रकार की किसी ने कोई अनुदान की मांग की है तो अनुदान की मांग उसकी सिफारिश के बिना की ही नहीं जा सकती। यानी कोई भी अनुदान की मांग करनी है तो सबसे पहले राष्ट्रपति की सिफारिश उसमें की जाएगी, उसके बाद अनुदान उसे प्रदान किया जाएगा, उसके बाद संसद उसे अनुमति प्रदान करेगी। इसके अलावा राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों में ये बात शामिल है कि अनुच्छेद 267 कंटिजेंसी फंड की बात करता है, कंटिजेंसी फंड की बात कर लेता है, जिसे हम हिंदी में आकस्मिक निधि, कंटिजेंसी फंड आकस्मिक निधि के नाम से जानते हैं। और अनुच्छेद 267 ये कहता है कि राष्ट्रपति भारत की जो आकस्मिक निधि है उससे कोई भी ऐसा व्यय जो बिल्कुल अदृश्य अचानक से हो रहा है कोई, तो उसकी अग्रिम भुगतान की जो व्यवस्था है वो राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रपति को ये पावर अनुच्छेद 267 के तहत दी गई है कि यदि किसी भी प्रकार की कंटिजेंसी का कोई मामला है और कंटिजेंसी से संबंधित कोई व्यय है तो उसके अग्रिम भुगतान की व्यवस्था राष्ट्रपति कर सकता है। ऐसा अनुच्छेद 267 के अंतर्गत कहा गया है। इसके अलावा देखिए अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की बात की गई है, वित्त आयोग के गठन की बात की गई है। और राष्ट्रपति राज्य और केंद्र के बीच में जो राजस्व का बंटवारा है, इस बंटवारे के लिए हर 5 साल में एक वित्त आयोग का गठन कर सकता है। यानी राष्ट्रपति को ये पावर है कि हर 5 साल में एक वित्त आयोग का गठन करे जो कि राज्य और केंद्र सरकार इन दोनों के बीच में राजस्व के बंटवारे के मुद्दे को खत्म करेगा, राजस्व के बंटवारे को लेकर फैसला करेगा। ऐसा आर्टिकल 280 के तहत किया गया है। यहाँ आप लोगों को इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि यदि वित्त आयोग के ऊपर प्रश्न आता है कि वित्त आयोग का जिक्र भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आप लोगों को याद रखना है कि वित्त आयोग का जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। ये भारत के राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां थीं। आइए अब जिक्र करते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों पर कि राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति को कौन कौन सी किस किस प्रकार की न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं। देखें, सबसे पहली बात ये जो है वो है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उनकी नियुक्ति करता है, साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। और इसे हमने कैटेगराइज करके न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत रखा है। यानी राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति करता है, साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति करने का अधिकार और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। इसके अलावा राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी कानूनी तथ्य पर सलाह ले सकता है। ऐसा आर्टिकल अनुच्छेद 143 के तहत पावर दी गई है। राष्ट्रपति जब कभी ऐसा सोचता है, ऐसा समझता है कि किसी कानूनी प्रश्न पर, किसी कानूनी मुद्दे पर वो उलझ जाता है, उसे समझ नहीं आता है, या संवैधानिक कोई ऐसा प्रश्न उसके दिमाग में आता है जिस पर उसे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, उसे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से सलाह ली जा सकती है, सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ली जा सकती है कानूनी तथ्य पर, तो वो ऐसी सलाह ले सकता है और ऐसे में न्यायालय के द्वारा सलाह दी जाएगी। लेकिन राष्ट्रपति उसे माने या ना माने ये उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है। राष्ट्रपति चाहे तो उसकी सलाह को मान भी सकता है और राष्ट्रपति चाहे तो उसकी सलाह को ना भी माने। ऐसी पोजीशन जो है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के द्वारा दी गई है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से, किसी भी प्रकार की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से किसी भी प्रकार की कानूनी तथ्य पर सलाह ले सकता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस प्रकार की जो सलाह होगी वो राष्ट्रपति पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं होगी, ज़बरदस्ती वो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह ली ही ली है तो उसे मानना ज़रूरी होगा, ऐसा नहीं है। इसके अलावा देखें, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के द्वारा कुछ पावर्स दी गई हैं।
मान लेते हैं कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर किसी अपराध को करने के लिए उसे दंड दिया गया है, तो ऐसी पोजीशन में आर्टिकल 72 के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उस व्यक्ति के, जिसको अपराधी जो है व्यक्ति, उस अपराधी व्यक्ति के दंड के आदेश को निलंबित कर सकता है, कुछ समय के लिए रोक सकता है, माफ़ी दे सकता है, उसमें किसी भी प्रकार का चेंज कर सकता है। साथ ही साथ ये नॉर्मल जो दंड दिया जाता है, सिर्फ नॉर्मल दंड को कम नहीं कर सकता, इसके अलावा अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया है या सेंटेंस टू डेथ दिया है, मृत्युदंड दिया है किसी को, तो ऐसी पोजीशन में भी राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है, प्राण दंड को, मृत्युदंड को कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है, या उसमें राहत दे सकता है थोड़ी बहुत, या पूरी तरह से माफ़ कर सकता है। तो ये अनुच्छेद 72 के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को एक न्यायिक शक्ति प्राप्त है कि राष्ट्रपति अपराधी की जो अपराधी को दंड मिला है, जो सज़ा मिली है, उस सज़ा में किसी प्रकार की कमी कर दे, माफ़ कर दे, या पूरी तरह से उसे उस दंड से मुक्त कर दे। तो ये भारत के राष्ट्रपति को न्यायिक शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत प्राप्त है। अब चर्चा करते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार की कूटनीतिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। देखिए, सबसे पहले भारत का जो राष्ट्रपति हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी देश के साथ संधियाँ कर सकता है या समझौता कर सकता है, लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यदि भारत के राष्ट्रपति किसी भी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते करते हैं तो ऐसे में संसद की अनुमति और संसद की गाइडेंस में रहकर ही किया जा सकता है। राष्ट्रपति यहाँ अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार का कोई निर्णय उस अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते के लिए नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय जितने भी मंच हैं, उन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्रपति भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये भारत के राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्ति है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति करते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियों में ये बात शामिल है कि वे जो भी कूटनीतिज्ञ होते हैं, जैसे राजदूत हैं या उच्चायुक्त हैं, हाई कमीशन हैं, उनको भेजते हैं अपने देश से दूसरे देशों में, और यदि दूसरे देशों से राजदूत या उच्चायुक्त भारत आते हैं तो उनका स्वागत करने की जिम्मेदारी, उनको स्वागत करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो ये भारत के राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियाँ थीं। इन कूटनीतिक शक्तियों के अलावा भारत के राष्ट्रपति को कुछ सैनिक शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। आइए चर्चा करते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को वो कौन कौन सी सैनिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। देखिए, सबसे पहली बात, भारत के जो राष्ट्रपति हैं ये भारत की जो सैन्य बल हैं उनके सर्वोच्च सेनापति होते हैं। यानी भारत में जितने भी सैन्य बल हैं उनके सभी के सर्वोच्च सेनापति भारत के राष्ट्रपति होते हैं। इसके अलावा भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इन सभी के प्रमुखों की नियुक्ति करने की जिम्मेदारी, इन सभी के प्रमुखों को नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है। और अभी CDS का जो पद बनाया गया है, चीफ डिफेंस ऑफ सिक्योरिटी, उनके नियुक्ति की शक्ति भी भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। इसके बाद यदि किसी भी प्रकार का युद्ध होना है किसी अन्य देश के साथ अपने देश का, तो उस युद्ध की शुरुआत की घोषणा और युद्ध समाप्ति होने की घोषणा भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं। लेकिन यहाँ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि भारत के राष्ट्रपति ऐसा काम सिर्फ और सिर्फ संसद की अनुमति के हिसाब से ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कभी भी युद्ध की शुरुआत की घोषणा करें या युद्ध समाप्ति की घोषणा करें। यहाँ संसद की अनुमति के हिसाब से ही राष्ट्रपति को कार्य करना होता है। लेकिन ये युद्ध शुरू होना या युद्ध समाप्त होना, इसकी घोषणा भारत के राष्ट्रपति की सैनिक शक्तियों में शामिल की गई है। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां भी प्राप्त हैं। आपातकालीन शक्तियों का जिक्र भारतीय संविधान के सबसे पहले अनुच्छेद 352 में किया गया है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का जिक्र किया गया है। भारत में 352
अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ऐसा भारत के राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्ति प्राप्त है। इसके अलावा दूसरे प्रकार का जो आपातकालीन शक्ति प्राप्त है वो भारतीय राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356 के तहत प्राप्त है। यदि राज्यों की सरकार संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर पाती है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उस पर्टिकुलर राज्य में उस राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। और जो तीसरी आपातकालीन शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है वह है वित्तीय आपातकाल की। यदि भारत के राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि भारत की वित्तीय स्थिति ऐसी हो गई है, देश की वित्तीय स्थिति ऐसी हो गई है कि वो अब इस पोजीशन में नहीं है कि अपना खर्च उठा सकें या वित्तीय हालत जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, तो ऐसी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 360 के तहत ये पावर है कि वो देश में वित्तीय आपातकाल लगा दें। तो ये भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं अंडर आर्टिकल 352, 356, 360। और यहाँ आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं। आपातकाल कौन घोषित करता है कि आपातकाल की शक्तियाँ किसके पास प्राप्त हैं, इससे रिलेटेड नहीं है, बट सिंपल आर्टिकल से रिलेटेड पावर्स आपको पता होनी चाहिए कि 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगता है और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। ऐसा कई परीक्षाओं में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिनमें इन आपातकालों को डायरेक्ट इस प्रकार की शक्तियों की बात, इमरजेंसी की बात जो है डायरेक्ट अनुच्छेद का जिक्र करके आपसे पूछ लिया जाता है कि अनुच्छेद 352 में किस प्रकार की आपातकालीन शक्ति की बात की गई है, आप बताएं। तो राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत, राष्ट्रपति शासन 356 के तहत और वित्तीय आपातकाल यदि लगना है तो अनुच्छेद 360 के द्वारा वित्तीय आपातकाल लगता है। ये राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां थीं और इन आपातकालीन शक्तियों के साथ ही हमारे राष्ट्रपति की सभी शक्तियों का जिक्र यहाँ कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी प्रकार की राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं वो समझ आई होंगी और राष्ट्रपति की शक्तियों पर अब आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रह गया होगा। धन्यवाद।